बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम राबिया। और हम लोग जो है वो हम लोगों का जो कोर्स है वो जनरल हिस्टोलॉजी है। तो कल जो है हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। बेसिकली हमने जनरल हिस्टोलॉजी पढ़नी है, किसी सिस्टम से रिलेटेड हिस्टोलॉजी जो है वो नहीं पढ़नी, तो हम जनरल पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो यही हमने किया था कल भी कि उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या होती है। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा था कल, मैं उसका सिर्फ थोड़ी सी समरी दे दूँगी। हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी क्या होती है, फिर क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी है तो माइक्रोस्कोप की वर्किंग देख ली थी, उसकी टाइप्स देख ली थी। उसके बाद हमने टिश्यू की प्रिपरेशन देखी थी कि टिश्यू को किस तरह से प्रिपेयर करना है फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें या लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, आपका जो टिश्यू के प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे दोनों केसेस में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या था कि टिश्यू के स्टेप्स तो सेम थे, जो डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ आ रहा था कि हमने जो सॉल्यूशन लेने थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, आइदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या फिर आपका लाइट माइक्रोस्कोप हो। ठीक है, हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो देखा था, फिक्सेटिव देखा था कि फिक्सेटिव जो था वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे फॉर्मेलिन था, जबकि ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब हम देख रहे थे तो हमने उसको कौन से सीरीज ऑफ फिक्सेटिव्स में डाला था। सबसे पहला प्राइमरी जो फिक्सेटिव था वो कौन सा था, कोल्ड बफर्ड ये ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने सीरीज़ में से गुजारा था और जो फाइनल उसका था वो था ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। उसके बाद हमने प्लेन्स ऑफ सेक्शन देख लिए थे, ये हमने बताया था, दो एग्जांपल्स से इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी कि ये क्यों ज़रूरी होता है, टू गिव द होल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हमें अगर एग्जैक्ट देखना है कि अंदर क्या है तो ये प्लेन ऑफ सेक्शन का जो डिसीजन है ये बहुत मैटर करता है, ये हम कल बता रहे थे। उसके बाद हमने अब पढ़ेंगे स्टेन्स। स्टेनिंग क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी गिव कलर टू अ सेक्शन। ठीक है, जो हमारा टिश्यू है वो कलरलेस होते हैं अंदर, तो हम इसको स्टेन देते हैं टू इन्हेंस द नेचुरल कंट्रास्ट, ताकि हमें दो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के बीच में डिफरेंस पता चल सके कि ये कौन सी है और ये कौन सी है। ठीक है, एक तो ये करने के लिए और उसको एविडेंट करने के लिए और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, और हमारे पास मल्टीपल स्टेन्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब उसकी टाइप्स कौन सी हैं, एसिडिक स्टेन्स, बेसिक स्टेन्स और न्यूट्रल स्टेन्स। एसिडिक स्टेन्स, अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बताने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हम 9th 10th या अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जाएँ तो हमने लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेविस कॉन्सेप्ट जो था वो अगर 9th 10th आपको याद हो तो हमारा जो लेविस कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यहीं पे वो ही अप्लाई हो रहा है हमारे इन डाइज पे। ठीक है, अब मैं इसको पहले सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, फिर आप लोग फिर हम ये पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डाई होता है उसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स दोनों होते हैं। ठीक है, अब जो टिश्यू कलर लेगा, जो टिश्यू रेडिकल उठाएगा, हम उस डाई को वो डाई कह देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो टिश्यू जो है वो एसिड रेडिकल उठा रहा है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, दिस डाई विल बी द एसिडिक डाई। और वो जो टिश्यू उस उठा रहा है उस टिश्यू को हम एसिडोफिलिक बोलेंगे। फिलिक का मतलब लविंग होता है, एसिड मीन एसिड लविंग है, यानी वो एसिड को अपने पास रखेगा, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना वो कलर, एसिड वाला कलर जो है वो टेकअप कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होंगे, एसिटिक डाइज जो होते हैं वो बेसिकली उसकी अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इयोसिन है, एसिड फ्यूशन है, ऑरेंज ग्रीन है, पिक्रिक एसिड है और एसिड एजो डाई वगैरह है। बेसिकली जो अब हम वो ये बता रहे हैं कि जो एसिडोफिलिक सब्सटेंस है वो उसकी अपनी जो नेचर होगी वो बेस होगा, बेसिक इन नेचर होगा, तभी वो एसिड के लिए अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, हम ये नेचर का रूल है, ऑपोजिट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम चार्जेस के केस में देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एसिडिक जो
कंपोनेंट होगा वो बेसिक को की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो एसिड डाइज हैं वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ द एसिडिक डाइज जो है वो सेल का कौन सा पोर्शन जो है वो एसिड डाई लेता है, तो हम कहेंगे कि जी हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो जो मेजर पोर्शन ऑफ द सेल है वो कौन सा होगा, एसिडिक डाई लेगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक डाई की। तो बेसिक डाई भी इसी तरह से एसिड डाई का ही रिवर्स हो जाएगा कि हमारे पास डाई जो बेस रेडिकल उठाएगी वो क्या होगी, बेसोफिलिक डाई हो जाएगी, और वो जो सब्सटेंस है वो बेसोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। और उसकी खुद की अपनी नेचर क्या होगी, एसिडिक। और अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होगा, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्स देंगे टू द बेसिक डाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो आएगा, और हमारे पास ये राइबोसोम्स वगैरह आएंगे जो कि क्या है हमारे पास डीएनए या आरएनए कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम बेसिक डाइज की एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं हेमाटोक्सिलिन, टोलिडिन ब्लू और मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। इन दोनों को मैं दोबारा बताने लगी हूँ कि हमारे पास एसिडिक डाई वो डाई है जो कि क्या देगा, एसिडिक रेडिकल ऑफ द सॉल्ट देगा, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट देगा टू द टिश्यू, ठीक है। और वो जो टिश्यू है इस डाई को हम क्या बोलेंगे, एसिड डाई या एसिडिक डाई, और जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, एसिडोफिलिक। उस टिश्यू की खुद की अपनी नेचर जो होगी वो क्या होगी, बेस होगा वो, ठीक है। और फिर अगर हम उसकी एग्जांपल देखें तो सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म है, और हम बेसिक डाई की बात करें तो वो रिवर्स ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स जो होंगे उसका रिवर्स करेंगे तो ये बेसिक डाई हो जाएगा। दिस इज द स्लाइड। इसमें आपको जो भी अच्छा जो हमारा यूनिवर्सल जो स्टेन है वो उसको हम हेमाटोक्सिलिन एओसिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कैपिटल H और E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में जो आपको पिंक या रेड शेड नज़र आएगा वो क्या होगा, वो होगा ये आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो, ठीक है। और जो आपको डार्क कलर अपीयर नज़र आएगा, डार्क पर्पल या ब्लू कलर अपीयर होगा, वो कौन करेगा, हेमाटोक्सिलिन की वजह से होगा, ठीक हो गया। अभी हमने देखा कि हेमाटोक्सिलिन जो है वो बेसिक डाई है और वो कौन टेकअप करेगा, द एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसके बाद ये था हमारा जनरल स्टेन। कुछ हमारे पास ऐसे स्टेन्स होते हैं जो कि स्पेशल स्टेन्स होते हैं, ठीक है। यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक टिश्यू को जब हम स्टडी करने के लिए स्पेशल स्टेन यूज़ करेंगे तो वो स्टेन जो होगा वो स्पेशल स्टेन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल फाइब्रस टिश्यू हो गए, इलास्टिक टिश्यू हो गए, और हम ये तब करते हैं जब हमारा जनरल ये ट्रेडिशनल H&E स्टेन जो होता है वो हमें इतनी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता जितनी रिक्वायर्ड होती है, तो फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ऑयल रेड ओ स्टेन है जो कि लिपिड्स के लिए होता है। ये रेड कलर देता है लिपिड्स को, और 20 पेशेंट्स में हमने जब लिपिड्स की स्टडी करनी होती है तो फिर हम ये स्पेशल स्टेन जो है वो टेक्निक वो स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोन कोसा। वोन कोसा जो है ये हमारे पास एक स्पेशल स्टेन है फॉर द कैल्शियम। जब हमने बोन के कैल्शियम को देखना होता है या ऑब्जर्व करना होता है तो हम स्पेशल स्टेन जो है वो कौन से यूज़ करेंगे, वोन कोसा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेनिंग के प्रोसीजर्स। कौन कौन से 2 प्रोसीजर्स होते हैं, एक हमारे पास है मैनुअल और दूसरा हमारे पास है ऑटोमेटिक। मैनुअल ऑब्वियसली बाय हैंड होगा, ठीक है। ये तब होगा जब आपकी लैब छोटी होगी या आपके पास नंबर ऑफ स्लाइड्स कम होंगे, ठीक है। तो और ये क्या होगा, इसमें एरर का चांस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। इसको हम किस तरह से करेंगे कि जो आपकी ऑब्जर्विंग स्लाइड होगी उसको आप स्टेन के अंदर डिप कर देंगे, उसको थोड़ा सा शेक करेंगे और जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है उतनी देर आप उसको स्टेन कंटेनिंग कंटेनर के अंदर जो है वो पड़ा रहने देंगे। जब टाइम पूरा हो जाएगा आप चाहे स्टॉप वॉच यूज़ करें या कोई सा भी दूसरा मेथड यूज़ करें, रिस्ट वॉच यूज़ करें, जो भी आपने करना है उससे आपने अपना जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको पूरा करना है। उसके बाद आपने उसको स्टेन से बाहर निकाल लेना। दिस इज़ द मैनुअल स्टेनिंग प्रोसीजर।
और ऑटोमेटिक स्टेनिंग प्रोसीजर तब होगा जब आपके पास लैब बड़ी होगी, आपके पास स्लाइड्स ज़्यादा होंगी और इसमें एरर का चांस कम होगा। ठीक है, मशीन है उसमें आपका टाइम सेट होगा, आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स जो होंगी वो पास करती जाएंगी और वो स्टेन होती रहेंगी। अब हम अगली बात करते हैं सेल्स की, जो हमारा ये है बेसिक टॉपिक जो शुरू हो गया। कल वाला तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ हमारा। सेल अगर हम बात करें, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी लाइफ जो है वो बेस कर रही है स्ट्रक्चर की बेस पे भी सेल पे ही और फंक्शन की बेस पे भी सेल पे ही। सेल को हम मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास सिंपलेस्ट सेल्स होते हैं, उनके पास जेनेटिक मटेरियल को रखने के लिए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं होती जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और उसके पास दूसरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी जो है वो कम होती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए एक डबल बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास इसके अबंडेंट ऑफ हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये एडवांस्ड सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा सेल की बेस पे। अब हम नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड करेंगे। यूनिसेलुलर जो होगा वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल सेल कंसिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी जितनी भी बॉडी, जितना भी उसका लाइफ होगा वो उसी एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर जो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा तो उसमें वैरायटी ऑफ सेल्स आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, अब किस तरह से वैरायटी ऑफ सेल्स आएगी कि हमारे पास अगर हम बात करें, हम सपोज कर लेते हैं कि इंटेस्टाइनल टिश्यू हो गया, बोनी टिश्यू हो गया, लीवर टिश्यू हो गया, ब्रेन टिश्यू हो गया। ठीक है, तो ये हर रीजन का सेल जो होगा वो एक सर्टेन लेवल पे सिमिलैरिटी सभी में होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्या होंगे कि जो सेल्स होंगे वो एट अ लेवल, एट सम लेवल सिमिलैरिटीज भी शो कर रहे होंगे और दूसरे हाथ पे हमें डिफरेंसेस भी दे रहे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सेल के साथ रिलेटेड है। सेल की अगर हम आउटर मोस्ट बाउंड्री को देखें तो वो हम उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये क्या करेगी, आपके सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी। अगर हम बात करें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, उसकी ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं, तो ये सारी की सारी सेपरेटेड है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब उसकी इंटीग्रिटी जो है वो ज़रूरी है। जब तक मेम्ब्रेन सलामत है तब तक सेल सलामत है। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो एसेंशियल है फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रही है, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे होते से 9th क्लास से, कि हमारे पास जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी हर चीज़ जो कि सेल की जद में आती है उसको उठा के सेल के अंदर नहीं ले जाती। बहुत चूजी है मामले में कि इसने, इस मॉलिक्यूल ने सेल के अंदर जाना है और इसने नहीं जाना। ठीक है, तो ये उसका फंक्शन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहलाता है, और ये क्या होगा कि ये सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे सेल मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें हायर मैग्नीफिकेशन और हायर रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसपे हम हाई स्पीड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इल्यूमिनेटिंग सोर्स। ठीक है, तो फिर अब वो क्या करेंगे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट करेंगे
ठीक है। और ट्रांसमिटेड बेस पे जो है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की बेस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काम करता है। तो फिर आपका क्या करेंगे, वहाँ से आपके ये क्या कहते हैं, स्पेसिमन से ट्रांसमिट होने के बाद ये क्या करेंगे, स्क्रीन पे फॉल करेंगे और ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो बना देंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि ये अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं। जब हमने इसकी ग्राफ्स देखी, पिक्चर्स देखी, इमेजेस देखे, तो हमें क्या नज़र आया, हमें ये पता चला कि जो इसकी थिकनेस होती है वो 7.5 नैनोमीटर होती है। ठीक है। और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इस एक मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। किस तरह से हमें पता चला, 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लाइंस सेपरेटेड बाय अ इलेक्ट्रोल्यूसेंट सेंट्रल जोन। ठीक है। यानी ऊपर और नीचे हमें क्या नजर आया, इलेक्ट्रॉन डेंस लाइंस नजर आई, और उसके बीच में जो एरिया था सेपरेटेड था वो क्या था, ये इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट था। और एक इस 3 लेयर्स में से भी एक लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, 2.5 नैनोमीटर। अच्छा जी, अब ये क्या कहता है कि एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमारे पास आया कि हमारे पास ये जो ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। ठीक है। ये हमारे सेल के अंदर पाई जाने वाली सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर जो है वो यही वाला है, मतलब इसी तरह का है। तो इसको हमने क्या कह दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है। और अब हमने क्या कहा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, फॉस्फोलिपिड्स से, ठीक है, प्रोटीन्स से और कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा जी, फिर हम क्या कहते हैं कि फिर आया कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ मेथड्स जो है वो प्रपोज किए गए थे टू एक्सप्लेन द ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वन था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो है ना वो लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। और उसके बीच में प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं इन अ मोज़ेक मैनर, तरतीब के साथ नहीं, रैंडमली जो है वो एक पूरी लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो एम्बेडेड हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या कहा कि ये हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। ये इसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और बीच वाली जो इसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ये प्रोटीन है जो कि इंटीग्रल हो सकती है या फिर हमारे पास पेरिफेरल हो सकती है। और उसके साथ साथ हमारे पास कहीं कहीं पे पॉलीसेकेराइड की चेन भी अटैच होती है टू द प्रोटीन और टू द लिपिड्स। अगर तो वो प्रोटीन के साथ अटैच होगी तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, और जब वो लिपिड्स के साथ अटैच होगी तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। ठीक होगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताना था कि ये हमारे पास क्या होंगे, यानी अब हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है उसकी क्या होगी कि हेड जो होगा यानी हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो होगा वो इनर एंड आउटर साइड पे होगा, जबकि हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, मिडल पोर्शन है। अच्छा जी, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अब हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पे वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। Phospholipid molecules of the lipid bilayer consist of a polar hydrophilic head and a non-polar hydrophobic tail। ठीक है। ये जो अभी हमने देखा कि ये हमारा था एक लिपिड का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि लिपिड के स्ट्रक्चर के साथ आपका क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये फॉस्फेट अटैच हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि हमारे पास इस लिपिड बाइलेयर का जो हेड है वो क्या है, एक तो वो पोलर है, दूसरा वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है उसकी जो कि फैटी एसिड चेन से मिलके बनी हुई होगी वो क्या होगी, नॉन पोलर, और क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। पोलर हेड्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, ग्लिसरॉल से, जो कि कॉन्जुगेटेड है टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय द फॉस्फेट ब्रिज। ठीक है। यानी ग्लिसरॉल किससे बना हुआ है, समझे, सॉरी, जो लिपिड्स, ये जो हेड है लिपिड बाइलेयर के पोलर हेड्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, ग्लिसरॉल के बने हुए हैं, जिसने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है बाय द फॉस्फेट ब्रिज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल जो है वो हमारे पास 2 लॉन्ग चेन्स ऑफ द फैटी एसिड से मिलके बनी हुई है। वन ऑफ दीज चेन्स इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स
एंड द अदर वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारे पास बोथ आर लिंक्ड वाया द कोवेलेंट बॉन्ड विद द ग्लिसरॉल कंपोनेंट ऑफ पोलर हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड पे ये पोलर हेड है, ठीक है, उसका ये किस तरह से है, ग्लिसरॉल कंपोनेंट के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये हेड था, ठीक है, हमने कहा था नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगी वो फॉस्फेट ब्रिज के थ्रू जो होंगी वो जुड़ी हुई होंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ये जो टेल होगी ये क्या होगी, फैटी चेन होगी, फैटी एसिड से मिलकर बनी होगी, सैचुरेटेड हो सकती है, अनसैचुरेटेड हो सकती है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि हमारे पास ये दोनों चेन्स जो होंगी वो किस बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेक अप अप्रोक्सीमेटली, अब लिपिड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स क्या है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, यानी अमाइनो एसिड्स मिल के चेन बना रहे हैं जिसको जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या शेप गेन कर लेती है तो हम उसको प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन मास जो है वो प्रोटीन का है। इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एक हमारे पास होगा इंटीग्रल ग्रुप ऑफ प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल वो होंगी जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड की हुई होंगी, ठीक है, यानी फुल लेंथ ऑफ द लिपिड बाइलेयर वो धसी हुई होंगी। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होंगी वो क्या होंगी, फुली एम्बेडेड नहीं होंगी, वो किसी भी पेरिफेरी पे हो सकती हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे या इंटरनल सरफेस के साथ वो एसोसिएटेड होंगी। और मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि हमने कहा था कि ये क्या करता है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी अलाउ करता है, तो किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। 3 मेजर मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले डिफ्यूजन है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो वो क्या है, कंसंट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ यानी जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की टू द एरिया वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज लो एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगी ये क्या होगी, डिफ्यूजन मूवमेंट होगी। ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास सिंपल यानी पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगी और दूसरी हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगी। पैसिव डिफ्यूजन वो होगी जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि फैट या फैट सोलेबल जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो कि विदाउट एनी हिंड्रेंस मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं जो कि हमें मूव करती हैं इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास वो होता है जो फैसिलिटेट करता है। ठीक है, यानी फैसिलिटेटर होता है एक, वो चैनल प्रोटीन है जो कि हाइड्रोफिलिक चैनल प्रोवाइड करती है उस मॉलिक्यूल के लिए ताकि वो मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सके फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये चैनल प्रोटीन्स जो हैं ये क्या होंगी, वाटर या वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस जो होंगे ये चैनल प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो मूव कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस या तो नहीं है ना, वाटर सोलेबल है, और उसका लिपिड बाइलेयर की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से उसका जो लिपिड का एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक था, बीच वाला हाइड्रोफोबिक था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मूवमेंट देख ली कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गई, अमाइनो एसिड्स हो गई। ठीक है, ये क्या करेंगी, चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव करेंगी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनटू द सेल। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करेगी, करेंसी यूज़ करेगी, एनर्जी करेंसी यूज़ करेगी। ठीक है, एनर्जी करेंसी मतलब एटीपी को यूज़ करेगी, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगी, स्लोप चढ़ेगी। ठीक है, जो स्लोप है वही स्लोप चढ़ेगी, यानी
एक जगह पे पहले ही उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, तो उसके बावजूद वो उस लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया पे जा रहा है। तो ये जो स्लोप चढ़ना है ये क्या करेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए। वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल सप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके लिए अब क्या है कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो यूज होती हैं। अच्छा जी, कैरियर प्रोटीन्स बेसिकली, अच्छा इसको अगर मैं एक फॉर्म इस तरह से विजुअलाइज कराऊं कि आप सपोज करें कि हमारे पास कोई सी भी एक ऐसी वो है गेम है जो बच्चे खेलते हैं, जिसके जो है ना वो बीच में स्नैक्स वगैरह पड़े हुए होते हैं मशीन में। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उस हैंडल को नीचे भेजते हैं, वो उसको कैप्चर करता है और वो उसको ऊपर उठा कर लेकर आता है। आई होप आप लोगों को इमेजिन हो गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो वो क्या है, एक कैरियर प्रोटीन भी इसी तरह से है। वो क्या करेगी, अपना एक मुंह खुला रखेगी अपना, या गेट अपना खुला रखेगी। जैसे ही उसको मतलब वो उसको कैप्चर करेगी और अपनी शेप जो है वो रोटेट करके उसको सेल के अंदर ले आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है वेस्कुलर हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब किस तरह से होगा कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे या स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एंटर होंगे या लीव करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, वो वेसिकल की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से होगा कि अगर तो उसने मूव करना है तो सेल के बाहर बड बन जाएगा, एक उभार आना शुरू हो जाएगा। फिर वो इस तरह से बड के थ्रू जो है वो मूवमेंट होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास बेसिकली जो आती हैं वो कौन सी आती हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द टर्म यूज्ड फॉर दोज प्रोसेसेस ऑफ द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट बाय विच द सब्सटेंसेस एंटर द सेल्स। Generally two mechanisms of the endocytosis are recognized. The pinocytosis यानी जो movement होगी वो outside of the cell to inside of the cell होगी, पिनोसाइटोसिस हो सकती है और फेगोसाइटोसिस हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब पिनोसाइटोसिस हमारे पास वो है जो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है, बाय विच द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द सेल्स अलोंग विद द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यानी आपका फॉर एग्जांपल पिनोसाइटोसिस आप सपोज करें कि लिक्विड अपटेक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फेगोसाइटोसिस। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है कि अगर सेल के बाहर कोई सी भी हार्मफुल चीज़ आ गई है तो सेल जो होगा उसको एनगल्फ करेगा और खुद को उसके असर से बचा लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने की मूवमेंट है। एक्सो मीन बाहर और एंडो मीन अंदर। ठीक है, तो फिर अब किस तरह से होगा कि मोस्टली ये क्या होगा कि जो हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे उसके अंदर जो सेल की मूवमेंट होगी वो इस तरह की होगी कि जो सिक्रेटरी सेल्स होंगे वो अपनी सिक्रीशंस को बड के थ्रू सेल के अंदर से सेल के बाहर जो है वो रिलीज कर देंगे। इस तरह से सेल की जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी और सेल्स इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन था कि ये क्या करती है, अलाउ करती है मूवमेंट को ऑफ द थिंग्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी का हम कल इंशाल्लाह ऑर्गेनेल्स कवर कर लेंगे। जो नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।